Hello students, a hearty welcome to Global Online UGC NET and SET Exam Preparation Channel. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे UGC NET 2022 पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए लॉजिकल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में से। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन पेपर 1। आपके यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमने लाए हैं क्विक रिवीजन पीडीएफ, जिसमें आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज। इसकी फीस है 599 और अगर आप इस पीडीएफ के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं तो आप इजीली 75 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं पेपर 1 से। साथ ही आपके पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए हमने नोट्स एंड एमसीक्यूज अवेलेबल कराए हैं स्टूडेंट्स फॉर द सब्जेक्ट गिवन ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे इनकम्प्लीट थ्योरी नोट्स एंड एमसीक्यूज की फीस है 1700, पर करेंटली आपको डिस्काउंट मिलेगा और आफ्टर डिस्काउंट फीस है 1275। तो आप इस कंटेंट को पढ़ के भी आपकी पेपर 2 के प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और बूस्ट भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग का। गिवन बिलो आर टू premises with four conclusions drawn from them. Which conclusions are validly drawn? Select the correct answer from the code given below. तो ये बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है। ये आपको स्टूडेंट्स वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व होता है। हम देखेंगे यहाँ बोल रहा है ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, ऑल ऑनेस्ट पर्सन्स आर फेयर। तो जब भी ऑल वर्ड आए तो ऑल का सर्कल छोटा होता है, यानी ऑल पॉलिटिशियंस, ये पी अंदर आएगा। आर ऑनेस्ट, ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट हो गया। और ऑल ऑनेस्ट यानी ये सारे के सारे ऑनेस्ट क्या है, ये है फेयर। ओके, ये क्या है, फेयर। अब ऑप्शंस देखते हैं। सम ऑनेस्ट पर्सन्स आर पॉलिटिशियंस, कुछ ऑनेस्ट पर्सन्स पॉलिटिशियंस है। यस, ये बिल्कुल सही है। नो ऑनेस्ट पर्सन इज पॉलिटिशियन, नहीं, ऑनेस्ट पर्सन में कुछ ऐसा पार्ट है जो पॉलिटिशियंस है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। सम फेयर पर्सन्स आर पॉलिटिशियंस, यस, ये भी सही है। ऑल फेयर पर्सन्स आर पॉलिटिक्स, तो ये भी सही नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड सी। ओके, सम ऑनेस्ट पर्सन्स आर पॉलिटिशियन देख लीजिए आप खुद ही आप डायग्राम में स्टूडेंट देख सकते हैं। ऑनेस्ट पर्सन्स में से कुछ हैं जो पॉलिटिशियंस हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए सम फेयर पर्सन्स आर पॉलिटिशियन, ये फेयर का सर्कल है और फेयर में कुछ ऐसा एक छोटा सर्कल है जो पॉलिटिशियन का है, तो हम कह सकते हैं सम फेयर पर्सन्स आर पॉलिटिशियंस। तो ये भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द ग्रेट क्रिकेटर सुधीर सेज the Medisulfa soaps are good for health. We therefore must believe that must be true indeed. Which fallacy is committed in the above argument? Straw man, appeal to unqualified authority, appeal to ignorance या slippery slope? तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है आपको, अगर ये एक फैलिसीज का क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे बोल रहे हैं एक क्रिकेटर है जो बोल रहे हैं कि मेडिसल्फा सोप्स आर गुड फॉर हेल्थ। अब क्रिकेटर को सोप के बारे में क्या पता, जस्ट बिकॉज वो एक एडवर्टीजमेंट में कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सही कह रहा हो। मे बी ही इज गिवन मनी टू से ऑल दीज थिंग्स। तो ये होता है अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, मतलब सोप्स से रिलेटेड किसी क्रिकेटर की क्वालिफिकेशन नहीं होगी, तो यह अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। बाकी ये भी और इम्पॉर्टेंट फैलिसीज हैं। स्ट्रॉमैन हो गई, अपील टू इग्नोरेंस हो गई, स्लिपरी स्लोप हो गई। ओके, अपील टू इग्नोरेंस में क्या होता है, अगर कोई चीज प्रूव नहीं हुई तो हम उसको क्या फॉल्स मान लेते हैं। स्लिपरी स्लोप में क्या होता है कि एक पॉइंट को लेके आप बात को किसी और डायरेक्शन में लेके चले जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि अगर बेटा तुम अगर होमवर्क नहीं करोगे तो तुम जॉबलेस हो जाओगे या तुम होमलेस हो जाओगे, तो एक छोटा होमवर्क नहीं करने से लेकर होमलेस बहुत बड़ी चीज होती है स्टूडेंट्स। आई होप कोई भी इंसान दुनिया में होमलेस ना रहे। तो यहाँ पे कई बार पेरेंट्स सब बोलते हैं अगर होमवर्क नहीं करोगे तो स्कूल से तुम्हारा नाम कट जाएगा, स्कूल से नाम कट जाएगा तो कॉलेज नहीं जा पाओगे, कॉलेज नहीं जाओगे तो तुम्हें जॉब नहीं लगेगी, जॉब नहीं लगेगी तो होमलेस हो जाओगे। तो ये क्या है, ये एक इसको कहते हैं स्लिपरी स्लोप फैलेसी। ओके, कई बार पेरेंट्स ऐसा बच्चों के साथ करते हैं।
एक स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फर्स्ट फैलेसी है स्ट्रॉमैन फैलेसी, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉमैन में हम जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उससे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और मेन पॉइंट जो रियल सब्जेक्ट रहता है आर्ग्यूमेंट का वो तो एड्रेस्ड ही नहीं होता, ठीक है, बल्कि एक गलत चीज उसके बारे में बोल दी जाती है। ओके जैसे अगर एक पर्सन कहता है आई लाइक चाइनीज मोर देन पिज्जा, तो दूसरा पर्सन कहेगा कि यानी तुम पिज्जा को हेट करते हो, तो ये तो गलत चीज है ना, उसने बस क्या बोला है मुझे चाइनीज फूड ज्यादा पसंद है पिज्जा से, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पर्सन पिज्जा को हेट करता है। तो ये कौन सी फैलेसी है, स्ट्रॉमैन फैलेसी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट्स करेक्टली अप्लाई टू इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब देखिए आर्ग्यूमेंट दो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक होता है आपका डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब होता है DGP, डिडक्टिव मतलब जनरल टू पर्टिकुलर, और इंडक्टिव मतलब IPG, पर्टिकुलर टू जनरल। अब दे आर नीदर वैलिड और इनवैलिड, एडिंग न्यू प्रमाइसेस मेक नो डिफरेंस, मतलब अगर आप एक से ज्यादा प्रमाइसेस ऐड कर रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट में तो उससे क्या डिफरेंस नहीं हो रहा है। एडिंग न्यू प्रमाइसेस या तो स्ट्रेंथन कर रहा है या वीकन कर रहा है आर्ग्यूमेंट को, और कंक्लूजन्स फॉलोज फ्रॉम प्रमाइस विदाउट एब्सोल्यूट नेसेसिटी। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर है A एंड C। तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट आप वैलिड इनवैलिड नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैलिड इनवैलिड नहीं होते हैं, पर यहाँ पे अगर एक प्रमाइसेस है तो वो उस प्रमाइस, अगर आप न्यू प्रमाइसेस ऐड करते जाते हैं तो आर्ग्यूमेंट या तो स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है। एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अगर मैं कहूँ द चेयर इन द लिविंग रूम इज रेड, ओके लिविंग रूम की चेयर रेड है, द चेयर इन बेडरूम इज रेड, द चेयर इन द डाइनिंग रूम इज रेड, द चेयर इन द लॉन इज रेड। सो मैं बोलूं therefore all chairs in the house are red। ओके ये क्या है, all chairs, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर यानी ये एक सेंटेंस हुआ पर्टिकुलर, ये भी एक सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस, ये सारे क्या है पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं, प्रमाइसेस हैं जो आपको किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहे हैं। ओके अब इससे ना तो आर्ग्यूमेंट वैलिड होता है इनवैलिड, बट ये होता है स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, द टर्म ट्रू एंड फॉल्स अप्लाई टू आर्ग्यूमेंट नहीं, आर्ग्यूमेंट में सिर्फ वैलिड इनवैलिड होता है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स पे अप्लाई, आर्ग्यूमेंट पे अप्लाई नहीं होता, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स पे अप्लाई होता है। द टर्म वैलिड इनवैलिड अप्लाई टू आर्ग्यूमेंट्स, यस दिस इज ट्रू। ओके और कोजेंट और नॉन कोजेंट भी स्टेटमेंट को अप्लाई नहीं होता है। ओके यहाँ पे आंसर बहुत सिंपल है, B एंड C ओनली, किसको, B एंड C ओनली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ द प्रोपोजिशन नो मैन आर ऑनेस्ट इज टेकन टू बी फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी क्लेम्ड सर्टेनली टू बी ट्रू। अगर नो मैन आर ऑनेस्ट, जैसे आपने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन देखा है स्टूडेंट्स, AEIO, नो मैन आर ऑनेस्ट, अगर मैं इसको फॉल्स ले लूं तो कौन सा सर्टेनली ट्रू होगा, तो अगर ये फॉल्स होगा तो ये सर्टेनली ट्रू होगा, कौन सा स्टेटमेंट, सम वाला स्टेटमेंट, सम मैन आर ऑनेस्ट। ओके सम मैन आर ऑनेस्ट, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे सर्टेनली बोल रहा है, अगर बोलता है विच कुड बी ट्रू, ओके अगर मल्टीपल चॉइस रहता तो देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। ओके अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो सकता है, तो चांसेस हैं ऑल मैन आर ऑनेस्ट ये भी फॉल्स होने के, पर यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा सर्टेनिटी नहीं है ऑल मैन आर ऑनेस्ट की। स्टूडेंट्स आप मुझे एक बार और बताइए आपको ये चीज समझ में आई है या नहीं प्लीज। देखिए मैं इस चीज को हर बार बहुत एम्फेसिस करके बता रही हूँ
कि सर्टेनिटी आपको कौन देगा, सर्टेनिटी आपको सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टरी देता है। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होना ही होना है, या एक फॉल्स है तो दूसरे को ट्रू होना ही होना है। तो यहाँ पे देखिए ई फॉल्स था तो आपका आई स्टेटमेंट ट्रू होना था। ओके, तो सर्टेनिटी कौन देता है, कॉन्ट्राडिक्टरी। बट कॉन्ट्ररी के तहत, कॉन्ट्ररी के अंडर देयर आर चांसेस ऑल मेन आर ऑनेस्ट टू बी फॉल्स ऑल्सो। ओके, अब यहाँ पे अगेन आपको क्या दिया है, प्रमाइसेस दिए, कंक्लूजन्स दिए हैं। सिलेक्ट द कोड दैट स्टेट्स वैलिडिटी ड्रॉन कंक्लूजन्स। तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली फिट, मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली, तो ये डांसर्स हो गए, ये हो गया फिजिकली फिट का सर्कल। मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर डांसर्स, तो मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर डांसर्स। ओके, अब मैं बोलूं मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट, ओके, नहीं ऐसा नहीं है, हम ये बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि ये ट्रू हो। इट कुड बी ट्रू, पर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर सिंगर्स, yes this could be true. Most of the physically fit persons are dancers, yes ये भी true है। Most of the physically fit persons are singers, no ये भी true नहीं, तो इसका आंसर होगा B and C, ऑप्शन B। ओके, ये true है और ये true है। Most of the dancers are singer, most of the dancers are singers, यानी ये dancers का सर्कल है, ये singers का सर्कल है, तो मैं बोल सकती हूँ मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर सिंगर्स। तो ये कंक्लूजन, और मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन्स आर डांसर्स, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, जस्ट एज मेल्टिंग आइस क्यूब्स डू नॉट कॉज अ ग्लास ऑफ वाटर टू फ्लो, मेल्टिंग सी आइस डज नॉट इंक्रीज ओशनिक वॉल्यूम। अब जैसे हम कह रहे हैं, कई बार हमने अपने ग्लास में आइस डाली है, आइस के मेल्ट होने से ग्लास का पानी ओवरफ्लो नहीं करता है, उसी तरीके से बोला जा रहा है मेल्टिंग सी आइस, मतलब सी आइस के मेल्ट होने से ओशनिक वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, ये है एनालॉजिकल, जहाँ पे कंपैरिजन होता है हम उसको कहते हैं एनालॉजी। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माओइस्ट कॉल्ड अ 2-day बंद अपोजिंग ग्रीन हट। माओइस्ट कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उन्होंने क्या है, उन्होंने स्टेट को या उनके एरिया को बंद करके रखा है, शट डाउन करके रखा है, क्योंकि वो एक आर्ग्यूमेंट, वो एक ऑपरेशन को अपोज कर रहे हैं। तो क्या इससे पता चलता है, माओइस्ट आर अगेंस्ट दिस ऑपरेशन और सपोर्ट, और माओइस्ट आर सपोर्टिंग दिस ऑपरेशन, तो ऑब्वियसली दे आर अगेंस्ट ऑफ दिस ऑपरेशन, तभी उन्होंने अपना एरिया को क्लोज करके रखा, बंद करके रखा है। ओनली कंक्लूजन 1 इज वैलिड। नेक्स्ट इज, शुड देयर बी अ बैन ऑन प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। आर्ग्यूमेंट कह रहा है, यस द मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग इज ह्यूज एंड इट इन्फ्लेट्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये तो सही बात है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सारा पैसा जाता है कंपनीज का। शुड देयर बी अ बैन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, बोथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग ओवर हियर। यहाँ पे क्यों, शुड देयर बी अ बैन, मनी स्पेंड ऑफ एडवर्टाइजिंग इज ह्यूज एंड इट इन्फ्लेट्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये बात एकदम सही है। और यहाँ एडवर्टाइजमेंट का, आजकल एडवर्टाइजमेंट भी बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा कुछ लोग ये कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, यानी आप जो चीज को बार बार कंटिन्यूसली देखते हैं स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, आपको वो चीज बेटर लगने लगती है, अच्छी लगने लगती है। तो बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट ग्लिटर्स सो इट इज गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, ग्लिटरिंग थिंग्स आर नॉट गोल्ड। तो स्टेटमेंट कह रहा है जो भी चीज चमकती है वो सोना है। तो अजम्पशन क्या है, assumption है all that glitters is gold,
ओके। और सेकंड अजम्पशन क्या है, ग्लिटरिंग थिंग्स आर नॉट गोल्ड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली अजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है स्टूडेंट्स हिडन। यहाँ पे क्या चीज हिडन है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। इस स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट वन में क्या छुपा है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। तो ये बात इस स्टेटमेंट में छुपी है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज all butterflies are toys, sorry, all flowers are toys, all flowers are toys, some toys are trees, some toys are trees, some butterfly are trees, some butterfly are trees। अब देखते हैं, ये फ्लावर्स हो गया, ये टॉयज, ये ट्रीज और ये बटरफ्लाई। यहाँ पे देखिए, नो बटरफ्लाई इज फ्लावर। ओके, इसको हम होल्ड पे रखते हैं। सम बटरफ्लाई आर टॉयज, नो वी डोंट नो। सम टॉयज आर फ्लावर्स, टॉयज का कुछ पोर्शन फ्लावर्स है, यस दिस इज राइट। सम ट्रीज आर फ्लावर्स, कुछ ट्रीज फ्लावर्स है, वी डोंट नो। सम ट्रीज आर बटरफ्लाई, कुछ ट्रीज का कुछ पोर्शन बटरफ्लाई है, ये वाला। ओके, सम ट्री, तो इसका आंसर होगा सी एंड ई। ओके, बाकी चीजों में हमें कोई श्योरिटी नहीं है। नो बटरफ्लाई इज फ्लावर, हम ऐसा नहीं कह सकते। ओके, हमें श्योरिटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ टू propositions having same subject and predicate terms can both be true but both cannot be false, the relation between these two propositions is called। मतलब सब्जेक्ट प्रोपोजिशन दोनों ही सेम है, they cannot both be false, the relation between, ओके, कैन बोथ बी ट्रू मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हो सकते हैं पर दोनों ही फॉल्स नहीं हो सकते। तो ये क्या है, ये है आंसर, इसका आंसर है सब कॉन्ट्ररी। क्या है इसका आंसर, सब कॉन्ट्ररी। ओके, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गॉट इट एवरीवन? When subject and predicate of both premises are same but they differ in quality only। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हम कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, क्वालिटी भी फर्क है। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में फर्क है। ओके, तो ये नहीं होगा। कॉन्ट्ररी की बात करें, तो इसमें ये ऊपर वाला कॉन्ट्ररी होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्वांटिटी सेम है, ठीक है, दोनों ऑल है पर क्वालिटी में फर्क है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कॉन्ट्ररी। ओके, सबअल्टर्न नहीं होगा इसका आंसर। The answer will be option B, contrary। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। The panel asked 5 members to resign from job or else they will be facing forcible rejection. 4 of them have resigned till this evening। कंक्लूजन कह रहा है, अच्छा 5 मेंबर्स को बोला है कंपनी के टू रिजाइन, मतलब कंपनी ने बोला या तो आप रिजाइन कर दीजिए या तो हम आपको निकाल देंगे। तो उसमें से 4 लोगों ने 4 आउट ऑफ 5 ने रिजाइन कर दिया। अब एक जो पर्सन बचा है तो उसके साथ क्या होगा, वो पर्सन या तो कल रिजाइन करेगा या पैनल उसको निकाल देगा। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो सकते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट पॉसिबल हैं। तो आइदर विल बी वैलिड, या तो वो खुद निकल जाएगा पर्सन
या तो कंपनी उसको टर्मिनेट कर देगी। ओके, टर्मिनेट मतलब निकाल देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी कम्स विद द प्राइस, इंडिया इज स्पेंडिंग अ लॉट फॉर एजुकेशन। तो कंक्लूजन कह रहा है सून इम्प्रूवमेंट्स इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल हैपन, ये बात सही है। नेक्स्ट है, ओनली फंडिंग कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो ये गलत है। यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट 1 इज वैलिड। आप खुद ही सोच के देखिए स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत पैसा भी होता है तब भी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते। सिर्फ फंडिंग आपकी इंडिया की एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं कर सकती। ओके, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। स्टेटमेंट, ऑल म्यूजिशियंस आर जापानीज, नो म्यूजिशियंस आर जापानीज। ओके, कोई भी म्यूजिशियन जापानीज नहीं है। ओके, सम बार्बर्स आर, all barbers are musicians. Okay, all barbers are musicians. No barber is Japanese. Okay, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई द मिडिल टर्म। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या है, मिडिल टर्म बताना है। तो मिडिल टर्म क्या होती है, वो टर्म होती है जो दोनों प्रमाइसिस में रिपीट हो रही है, यानी म्यूजिशियन म्यूजिशियन, ये चीज दोनों में कॉमन है। जो टर्म कॉमन होती है उसको म्यूजिशियन कहते हैं। तो मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म सब्जेक्ट है फर्स्ट प्रमाइस में और प्रेडिकेट है सेकेंड प्रमाइस में। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, म्यूजिशियन क्या है, सब्जेक्ट है फर्स्ट प्रमाइस में और सेकेंड प्रमाइस में प्रेडिकेट है। किसी एक कोड लैंग्वेज में बोला जाता है AEIOU। तो यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट्स, इधर इसको यहाँ पे ले गए हैं, इसको रिवर्स लिखा गया है, UOIEA, और एक लेटर को मतलब बैक गए हैं। तो यू के पहले क्या आता है स्टूडेंट्स, टी आता है, एन के पहले आता है ओ, आई के पहले आता है एच, ई के पहले आता है डी और ए के पहले आता है जेड। तो ये बन गया TNHDZ। सेम हम करेंगे BFJPV, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम रिवर्स कर देते हैं, VPJF एंड बी। बी के पहले क्या आता है स्टूडेंट, सी आता है, सॉरी बी के पहले ए आता है, एफ के पहले क्या आता है, ई आएगा, जे के पहले आई, पी के पहले ओ, वी के पहले यू। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, UOIEA। ओके, गॉट इट, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट्स। मैं देख रही हूँ इतने स्टूडेंट्स लाइव हैं पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड करिए आप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लास में आंसर्स दें क्वेश्चंस का। ओके, स्टेटमेंट कह रहा है सम चेयर्स आर कर्टन्स, ऑल कर्टन्स आर बेडशीट। कुछ चेयर्स क्या हैं, कर्टन्स हैं, कर्टन्स। ऑल कर्टन्स आर बेडशीट। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द मूड ऑफ द प्रोपोजिशन। तो अगर हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की बात करें AEIO, तो सम चेयर्स आर कर्टन्स, कुछ चेयर्स क्या हैं, कर्टन्स है, तो ये आई स्टेटमेंट है। ऑल कर्टन्स आर बेडशीट, ये एक ए स्टेटमेंट है। सम चेयर्स आर बेडशीट, सम यानी ये वाला सम, ये भी आई स्टेटमेंट है। तो इसका मूड क्या हुआ, IAI। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ two integers is divisible by 2, therefore 4 into 5 is divisible by 2. What type of reasoning is this? ये कौन सी रीजनिंग का टाइप है? तो
वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये है डिडक्टिव रीजनिंग का टाइप है, ठीक है। डिडक्टिव मतलब क्या होता है, DGP मतलब जनरल टू पर्टिकुलर। हमने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स रहते हैं उनका प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 2, ओके। जैसे 3 into 4, ये इनका जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो वो चीज हम एक पर्टिकुलर पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी 4 into 5 विच इज 20 इज डिविजिबल बाय 2। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल है। All students cleared their examinations. Few students did not clear their examination. तो AEIO. All students cleared their examination. Few students did not clear their examination. Few और some ये एक ही बात है स्टूडेंट्स। अगर एग्जाम में आपको few बोला है या most बोला है या some बोला है तो ये क्या है, ये सब एक ही चीज होता है। तो all students clear their examination, some students did not clear their examination, ये होगा आपका contradictory, ओके। क्या होगा ये, contradictory होगा, ओके। क्योंकि ये दोनों contradictory कहलाते हैं, A और O, E और I। ये ऊपर वाले contrary, नीचे वाले सब contrary, ये होते हैं subaltern। नेक्स्ट क्वेश्चन, Devdatta is growing fat. He does not eat food during the day. Therefore, he must be eating food during the night. तो ये कौन सी रीजनिंग है, ये है आपकी अर्थपटी। कौन सा प्रमाण है, या देवदत्ता क्या है, वो मोटा हो रहा है पर वो दिन में नहीं खाना खाता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डेफिनेटली वो रात में खाना खाता होगा, ओके। अगर कोई स्टूडेंट है उसके 100% मार्क्स आ रहे हैं, वो डे टाइम में स्टडी नहीं करता तो वो डेफिनेटली रात में यानी नाइट में स्टडी करेगा, ओके। ये होता है अर्थपटी। अनुपलब्धि का मतलब होता है किसी के एब्सेंस से इंफॉर्मेशन लेना। अनुमाना का मतलब होता है इन्फेरेंस लगाना। और शब्दा का मतलब होता है वर्बल टेस्टिमनी, ठीक है। रेड इज कोडेड एज 6720, ग्रीन वुड बी कोडेड एज, तो देखिए RED रेड। अब रेड की R की कितनी पोजीशन होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। R की 18th पोजीशन होती है, E की 5th पोजीशन होती है और D की क्या होती है, 4th पोजीशन होती है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें 2 ऐड कर दूंगी तो ये 20 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा और ये इंटरचेंज हम इसको बैकवर्ड्स लिख देंगे तो ये होगा 6 7 20। सेम चीज हम ग्रीन के साथ करेंगे, GREEN, ओके। ये होगी G हो गया 7, R हो गया 18, E हो गया 5, ये होता है आपका 12th, ओके। अब हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे इसमें, तो 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 18 में 2 ऐड करेंगे 20, 7 में 2 ऐड करेंगे 5 में 2 ऐड करेंगे 7 और 12 में 2 ऐड करेंगे तो ओके ये 14 होता है स्टूडेंट्स। n की पोजीशन होती है 14, 14 में 2 ऐड करेंगे 16 और इसको रिवर्स ऑर्डर में हम लिख देते हैं। ये होगा 16, 7 7 20 और 9। तो यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे आपका आंसर होगा 16 7 7 2 0 9, ओके। बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग फ्रेंड्स विनीत इज टॉलर देन मोनिका। विनीत किससे लंबा है, मोनिका से टॉलर है, बट नॉट एज टॉल एज राम, पर राम से टॉल नहीं है। जेकब इज टॉलर देन दिलीप। जेकब क्या है, दिलीप से टॉल है, बट शॉर्टर देन मोनिका। तो जेकब दिलीप से तो टॉल है पर मोनिका से शॉर्ट है, तो इस ग्रुप में सबसे लंबा कौन हुआ, ऑब्वियसली राम हुआ। राम हुआ आपका टॉलेस्ट
और आपका दिलीप ये हुआ शॉर्टेस्ट। ओके, और मिडिल में हुआ एम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहाँ से प्रोसीड होता है? इट प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, यानी जिसको हम कहते हैं IPG, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल या जनरल। ओके, so that